देखिए हम लोग ने लास्ट 2 लेक्चर्स में सम सॉल्व किए थे और उसी एक्सरसाइज के थोड़े से सम्स बाकी है, कॉन्सेप्चुअल सम्स है, इसलिए मैं वो आपको थोड़े सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि बहुत इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सम देखिए 1, ये हम लोग को प्रूव करना है कि 1 प्लस आई रेज टू द होल रेज टू 4 एंड 1 प्लस 1 अपॉन आई द होल रेज टू 4 इज 16। ओके, देख रहे हैं यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स इन्वॉल्व है आई और यहाँ पे 1 अपॉन आई, और हमको यहाँ पे राइट हैंड साइड में सिर्फ एक रियल नंबर चाहिए। तो देखिए आपस में ये कुछ कैंसिल होता रहेगा, लेकिन आपको अगर सबसे पहले तो देखिए दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इनको, मतलब बहुत सारे मेथड्स है इसके। मैं इसको रेज टू पावर 4 कर सकता हूँ, इसको रेज टू पावर 4 कर सकता हूँ, फिर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अब सोचिए वो मेथड, कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको रेज टू द पावर 4 करूँगा तो पहले तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए और वो फॉर्मूला में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और ऊपर से इसमें बहुत सारे टर्म्स, 6 टर्म्स कम से कम इन्वॉल्व हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 6 टर्म्स आएंगे, तो 6 इंटू 6 टोटल 36 टर्म्स आते हैं ऐसे। तो यहाँ पे तो एक ही टर्म चाहिए, तो कुछ छोटा सा कैलकुलेशन रहेगा। देखिए ऐसे सब में ना हमें हमेशा ध्यान रखना है कि रिडिकुलसली बड़ा सम नहीं करना है, कुछ ट्रिक हमेशा रहता है ऐसे क्वेश्चंस में, तो वो देखते हैं। देखिए मेरे लिए अच्छा क्या रहेगा कि ये 1 प्लस आई है और ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर में है, तो मैं इसको भी पूरा का पूरा न्यूमरेटर में कन्वर्ट करने का ट्राई करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं LHS से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे है 1 प्लस आई रेज टू 4 द होल रेज टू 4, और यहाँ पे है 1 प्लस 1 अपॉन आई द होल रेज टू 4। अब मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव पावर्स रहते हैं उनको पॉजिटिव पावर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि इसको पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो ज़्यादा आसानी पड़ेगी फिर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। और दोनों के पावर्स देखिए सेम ही है, तो मैं पहले रेज टू द पावर 4 नहीं करूँगा, मैं पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये देखिए ऐसे 1 अपॉन आई का माइनस आई होता है, सभी को बताइए। अभी देखिए दोनों के पावर्स रेज टू 4 है। अभी a इंटू बी आपको पता ही है, a इंटू बी द होल रेज टू 4 इज इक्वल टू a रेज टू 4 इंटू बी रेज टू 4 होता है। मतलब कौन सा भी पावर हो, सिर्फ 4 के लिए नहीं है, स्क्वायर हो, क्यूब हो, रेज टू m हो, कौन सा भी पावर हो। देखिए a भी, तो इससे रिवर्स भी तो आ सकता हूँ ना मैं। तो ये देखिए यहाँ पे कैसा हो जा रहा है, यहाँ पे आएगा 1 प्लस आई 1 माइनस आई द होल रेज टू 4। देख रहे हैं, अब आपको स्ट्राइक हो गया होगा कि ये तो बहुत ही सिंपल हो गया सर। ये देखिए यहाँ पे ये a प्लस बी, देखिए ये एक टर्म है क्या, नहीं, लेकिन हम लोग इसको टर्म्स अलग अलग कंसिडर कर सकते हैं। ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल रेज टू 4 अभी भी है। और यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1 और माइनस आई का स्क्वायर होता है -1, तो ये हमारा हो जाएगा 2 रेज टू 4 विच इज 16। देख रहे हैं, इसका एक ही ट्रिक है, मतलब ऐसे सम्स को सॉल्व करने का कोई स्पेशल ट्रिक नहीं होता, कोई प्रोसीजर नहीं होता कि जो फॉलो करेंगे वैसा हर टाइप का सम वैसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपको इसी में से जज करना है कि मुझे किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए। देखिए आप जैसे प्रोसीड करेंगे उसी पे आपका पूरा का पूरा सम डिपेंड करेगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग दूसरा सम देख लेते हैं। ये दूसरा सम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे a का कुछ वैल्यू दिया है, b का कुछ वैल्यू दिया है, और मुझे प्रूव करना है कि a स्क्वायर करूंगा तो b हो जाएगा और b का स्क्वायर करूंगा तो a हो जाएगा। देख रहे हैं आप, a का स्क्वायर करूंगा तो b हो जाएगा और b का स्क्वायर करूंगा तो a हो जाएगा। तो मैं एक ट्राई करके एक दिखाता हूँ। देखिए नंबर्स को देखिए, -1 प्लस रूट ऑफ -3 आई अपॉन 2 और -1 माइनस रूट ऑफ -3 आई अपॉन 2। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा ही फर्क है, प्लस और माइनस है यहाँ पे, बस और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो मैं आपको ये वाला पार्ट करके दिखाता हूँ।
और आप खुद से ये वाला पार्ट ट्राई करिए, बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। हालांकि मैं अभी आपको ये करके नहीं दिखाऊंगा ना, तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्क्वायर ही करना है। मतलब स्क्वायर करना है मतलब दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमने अभी तक कितने ही बार कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। मैं ए को ए स्क्वायर कंसिडर करता हूँ। एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस क्या है? ए का स्क्वायर, तो मैं ए लेता हूँ -1 प्लस √3i अपॉन 2 द होल स्क्वायर। देखिए ये अपॉन 2 डिनोमिनेटर में है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, बिल्कुल से रियल नंबर है, तो उसको अपन बाहर ले लेते हैं, तो कैलकुलेशन में आसानी पड़ेगी, ज़्यादा टर्म्स इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए जब कैलकुलेशन कर रहे तब। तो ये हो जाएगा 1/4। ओके, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये a प्लस बी द होल स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पे b क्या है हमारा? ये वाला b नहीं, सॉरी, c प्लस डी लेते हैं। c प्लस डी, यहाँ पे हमारा d क्या रहेगा? ये पूरा का पूरा √3i, पूरा का पूरा d रहेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर ऐसे स्क्वायर कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि सिर्फ मैं i को अकेला नहीं छोड़ दे रहा हूँ, मुझे सिर्फ √3 के साथ नहीं खेलना है। सिर्फ √3 हमारा d नहीं है, √3i पूरा का पूरा हमारा d हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, c² प्लस 2cd प्लस d²। a प्लस बी द होल स्क्वायर के जगह पे मैं c प्लस डी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो c² प्लस 2cd प्लस d² हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ ही रहा होगा। 1/4। अब मैं आगे कैलकुलेशन करता हूँ, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 √3i, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3i²। 3 और देखिए √3 का स्क्वायर 3 और i का स्क्वायर होता है -1, तो मैं डायरेक्ट i² नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट यहाँ पे -1 लिखता हूँ। ठीक है, देखिए अब कैसा हो जा रहा है, 1/4 है, यहाँ पे हो जाएगा 1। देखिए रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, मतलब ओके, तो ये 1 हो जाएगा, और ये -3, 1 -3, ये तो इमेजिनरी पार्ट है, तो 1 और -3, 1 और -3 क्या होता है? -2, और यहाँ पे भी -2 √3i। अब देखिए यहाँ पे से 2 कॉमन निकाल के मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं पहले 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा -1 माइनस √3i, और यहाँ पे है 4। तो आप देख रहे होंगे कि आपको b मिल चुका है, इसको मैं कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1। तो देखिए -1 माइनस √3i अपॉन 2, ये मिल गया हमारा b। देख रहे हैं? अब ये सिर्फ प्रूव करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी मैंने ये चूज क्यों किया है? क्योंकि ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें एक पैटर्न देखिए कि a और b में कुछ सिमिलैरिटी है नंबर में, है कि नहीं? a और b में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, सिर्फ एक प्लस का माइनस हो गया है, देख रहे हैं आप? और यहाँ पे भी देखिए a², इसका स्क्वायर करूंगा तो ये मिलेगा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो ये मिलेगा। आज तक आपने कोई भी ऐसे नंबर देखे कि मैं 4 का स्क्वायर करूं तो मुझे 16 मिले, और 16 का स्क्वायर क्या वापस 4 होता है क्या? नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं a का स्क्वायर कर रहा हूं तो मुझे b मिल रहा है। ठीक है, मतलब b आपके दिमाग में आपको ऐसा लगता होगा कि बड़ा नंबर है, तो b का स्क्वायर करूंगा तो वापस a कैसे मिल सकता है? समझ रहे हो आप? आपको यही तो ये सम की ब्यूटी है, ये तो बस कैलकुलेशन है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन आप इसके बारे में सोचिए, यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर करूंगा तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा। देख रहे हैं, आज तक रियल नंबर्स में ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं था कि मैं कोई चीज का स्क्वायर करूं तो मुझे दूसरा नंबर मिले, और उसी चीज का स्क्वायर करूं तो मुझे वापस पहला वाला नंबर मिल जाए। ठीक है, ओके, तो अभी मैं ये डेटा का इस्तेमाल करता हूं आगे। ये देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है? a² इक्वल टू b। फर्स्ट वाला इक्वेशन है a² इक्वल टू b। अभी मुझे सेकंड वाला इक्वेशन यूज करने के लिए कहीं ना कहीं b² लाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, b, या तो फिर मैं a के जगह पे b² सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, दोनों एक ही चीज होने वाला है। देखिए मैं a के जगह पे b² डाल रहा हूँ, तो ये कैसा इक्वेशन हो जाएगा? b²
द होल स्क्वायर इक्वल टू बी। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है मुझे, बी रेज टू 4 इक्वल टू बी। देख रहे अभी बी क्या 0 है, बी का वैल्यू 0 है, नहीं बी का वैल्यू 0 नहीं है, तो मैं दोनों साइड से बी एक एक कैंसिल कर देता हूं और मुझे देखिए फाइनल इक्वेशन क्या मिल जाएगा, बी क्यूब इक्वल टू 1। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे a के जगह पे बी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया, वैसे ही मैं ये इक्वेशन में b के जगह पे a स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, तो भी मुझे ऐसा ही कुछ इक्वेशन मिलेगा। वो टाइप में मुझे क्या मिलेगा, a क्यूब इक्वल टू 1। देख रहे अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इससे देखिए आपको समझ में क्या आ रहा है कि b का मैं क्यूब करूंगा तो 1 मिल जाएगा, रियल नंबर 1, जबकि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और यहाँ पे a का क्यूब करूंगा तो 1 मिल जाएगा, वो भी 1 ही मिल रहा है। दो अलग अलग नंबर होने के बावजूद भी a का क्यूब इक्वल टू 1 ही मिल रहा है। तो मैं आपको एक नया चीज, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो आप आगे आपको ऑफकोर्स सीखने में मिलेगा, लेकिन आपके मन में आइडिया पैदा करने के लिए मैं आपको ये सिखाता हूँ। देखिए ये अभी आप एक इक्वेशन कंसिडर कीजिए। अब आज तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते थे 10th तक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या होता है 2, इसीलिए उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ओके, तो उसमें आप मालूम है सॉल्व करते थे तो कितने रूट्स मिलते थे, 2। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स मिलते हैं। वैसा ही आपको लीनियर इक्वेशन लेंगे, समझिए आप x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। हाईएस्ट पावर क्या है 1, ठीक है, तो इसके कितने रूट्स रहेंगे 1, तो हाईएस्ट पावर 1 रहेगा तो रूट मिलता है 1, हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो रूट्स मिलते हैं 2। लेकिन हाईएस्ट पावर हमेशा 3 रहता है तो 3 रूट्स नहीं मिलते। देखिए मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ, एक्स क्यूब इक्वल टू 1। देखिए इसका हमारे पास रियल रूट एक ही था, क्या 1, x का वैल्यू 1 डालूंगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो मुझे एक वैल्यू मिल गया x का वैल्यू 1। अभी आज तक हमने रियल नंबर्स नहीं पढ़े थे, आज तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं पढ़े थे, इसीलिए हमारे पास बाकी के 2 रूट्स जो है, ये इक्वेशन के बाकी के 2 रूट्स ये अननोन्स आ रहे थे अपने पास। ठीक है, तो हमने स्पेस बढ़ाया और अब हम आ गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, और इसके बाकी 2 रूट्स है ये a और एक b। देख रहे हैं ना आप, b क्या क्यूब कर रहा हो तो मुझे 1 मिल रहा है, मतलब b भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x इक्वल टू b भी मेरा एक रूट हो गया और x इक्वल टू a भी मेरा एक रूट हो गया। तो मुझे 3 रूट्स मिल गया, 1 a और b। अभी a का वैल्यू क्या है ये और b का वैल्यू क्या है ये। अभी आगे आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी सीखेंगे, तब आप इसका एक्चुअल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी सीखेंगे। लेकिन ये आपके मन में एक आइडिया, देखिए ये इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये सम तो बहुत इजी है, ये आपको कोई पूछेगा भी नहीं, ये सब आपको एग्जाम में नहीं आने वाला, बस आपके नॉलेज के लिए। देखिए ये सम है आपके एग्जाम के लिए जो कि बहुत इजी है, जो आपको आता है, पर आप ये सम के बारे में थोड़ा सोच विचार कीजिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है आपने, वो गिवन ही हमारा है कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी द होल क्यूब। हमको ये प्रूव करना है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब सोच के अभी कुछ फायदा नहीं है। ये देखिए हमारे पास गिवन है कुछ, और गिवन का इस्तेमाल करके कुछ डेटा निकालते हैं, फिर इसमें देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट हो पा रहा है क्या, x अपॉन ए कहीं मिल रहा है क्या, y अपॉन बी कहीं मिल रहा है क्या। जो भी है, जो भी करना है ये गिवन से स्टार्ट करना पड़ेगा सीधा, तो इससे LHS RHS से नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें x प्लस आई वाई का वैल्यू, x का वैल्यू नहीं है, y का वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो मैं गिवन से स्टार्ट करता हूँ। देखिए गिवन हमारा क्या है, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी द होल क्यूब। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये तो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, LHS में तो x प्लस आई वाई का x प्लस आई वाई रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्यूब है तो मैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो ट्राई करते हैं a प्लस बी द, देखिए ये a और ये पूरा का पूरा हमारे पास b हो जाएगा। क्यूबिंग करते टाइम पे क्यूबिंग स्क्वायरिंग पावर्स ले रहे हैं ना, तभी देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप वो मिसअंडरस्टूड ना करें कि i को ऐसे ही छोड़ देना है, सिर्फ b को b लेना है, नहीं। जो हमारा a प्लस बी, कैपिटल A, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए आप ऐसे सोचिए कि कैपिटल A और कैपिटल B क्यूब है, तो कैपिटल A हमारा हो जाएगा स्मॉल a और कैपिटल B हो जाएगा हमारा IB। ठीक है, नोटेशंस में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका क्या हो जाएगा, a क्यूब मतलब a क्यूब प्लस 3 आ जाएगा a स्क्वायर b। देख रहे हैं मैं बोल रहा हूँ b लेकिन लिख रहा हूँ मैं IB, वो कैपिटल B की बात कर रहा हूँ मैं, a प्लस 3 a स्क्वायर b
फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के बाद टर्म्स में सोचिए। अब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑफकोर्स अपने आप सब मालूम पड़ जाएगा। 3ab² और लास्ट टर्म हमारा आ जाएगा b³। यहाँ पे तो अगेन x प्लस आई वाई का x प्लस आई वाई रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा a³ प्लस 3a² bi प्लस 3ab² और ये i² का वैल्यू हो जाएगा -1। अब तक तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि डायरेक्ट थोड़ा सा i² का वैल्यू -1 होता है तो उसको सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करें। इधर हो जाएगा i³ का वैल्यू होता है -i। देख रहे? अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ले लेता हूँ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ले लेता हूँ, ताकि अब देखिए आपको कुछ बातें क्लियर होने लगी रहेगी कि इधर x प्लस आई वाई है और इधर ऐसा कुछ नंबर है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलने वाला है। तो फिर मैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल सकता हूँ, y का वैल्यू निकाल सकता हूँ, फिर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा LHS में, तो मुझे शायद से RHS मिल जाएगा। ये हमारा आगे बढ़ने का तरीका है। अब देखिए यहाँ पे रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, ये और ये, देखिए इसमें आई नहीं है किधर भी, तो ये हो जाएगा a³ माइनस 3ab²। ये हो गया हमारा रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट के लिए मैं i पहले से ही कॉमन ले लेता हूँ। ऑफ कोर्स उसमें i रहेगा ही, इसके लिए वो इमेजिनरी पार्ट है। देखिए यहाँ पे भी i है, यहाँ पे भी i है, तो ये हो जाएगा 3a²b और यहाँ हो जाएगा -b³। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ i कॉमन लिया है, माइनस का वाला फैक्टर अभी भी यहीं पे है। ठीक है, आपको अगर मेरे कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहे ना, तो आप एक ट्राई कीजिए, आप हमेशा है ना खुद से कैलकुलेशन कीजिए, वो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे, आप मेरे कैलकुलेशन हमेशा समझने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद से जितना कैलकुलेट करेंगे उतना ही आपके लिए कैलकुलेशन ईजी होते जाएंगे आगे बढ़ के। ठीक है, तो यहाँ पे से देखिए मुझे x का वैल्यू क्लियर कट मिल रहा है, मुझे x का वैल्यू मिल रहा है a³ माइनस 3ab, a³ माइनस 3ab, और y का भी वैल्यू ऐसे ही मुझे मिल रहा है इक्वेट करके 3a² माइनस b³। x और y का वैल्यू मिल गया, हमारे पास LHS कुछ है, देखते हैं RHS मिलता है कि नहीं। तो LHS से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। LHS क्या है, x/a प्लस y/b। ओके, x का वैल्यू क्या है, देखिए a³ माइनस 3ab², a³ माइनस 3ab²/a प्लस y का वैल्यू 3a²b माइनस b³। देख रहे हैं, उन लोगों ने क्वेश्चन ही ऐसा बनाया था कि यहाँ से a कैंसिल हो जाए, एक देखिए ऊपर इधर भी एक a है, इधर भी एक a है, ले लेता हूँ एक बार कॉमन आपके लिए। कॉमन लिया तो मैं न्यूमरेटर में बचेगा a² माइनस 3b², सॉरी a नहीं बचेगा। और यहाँ पे भी सेम b कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर न्यूमरेटर में b है ताकि डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाए, और बचेगा 3a² माइनस b²। तो ये a कैंसिल हो गया, यहाँ पे b कैंसिल हो गया, अभी हमारे पास डिनोमिनेटर बचा ही नहीं। अब सारे के सारे टर्म्स a² माइनस 3b² प्लस 3a² माइनस b²। b² को साथ में ले लेता हूँ, a² को साथ में ले लेता हूँ, तो ये 3a² प्लस 3a² हो जाएगा 4a²।
और -3b² माइनस b² हो जाएगा -4b²। ये है हमारा RHS। कोई ट्रिक था क्या इसमें? नहीं, बस सॉल्व करो, कुछ ना कुछ करके आपको कैलकुलेशन समझ में आने चाहिए और फिर आगे आके आप आगे बढ़ने चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं था, हर सम का कोई ट्रिक नहीं होता मैथमेटिक्स में। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई सम परफेक्ट प्रोसीजर फॉलो करके ही होने वाले हैं। ठीक है, ये दो आखिरी सम्स अभी ट्राई करते हैं हम लोग। बस अभी अलजेब्रा के लिए इतना काफ़ी हो गया है। अभी आप बाकी के सम्स मोस्टली खुद से सॉल्व कर पाते रहेंगे। एक आध दो सम जो नहीं आएंगे वो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बाद में बता सकता हूँ कमेंट सेक्शन में आपको अलग तरीके से। बस अभी वीडियो के लिए टाइम नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इस सम में एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो आप देख ही रहे होंगे, इधर 1+ आए, इधर 1- आए। LHS से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, LHS से नहीं, सॉरी, साइमल्टेनियसली दोनों साइड सॉल्व करना पड़ेगा। अभी RHS में सॉल्व करने जैसा कुछ है ही नहीं। देख रहे, आप LHS में ही जो भी करना है कर सकते हैं। और यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ पे 1+ आए, यहाँ पे 1- आए। तो होपफुली मैं LCM लूँगा, यहाँ पे भी LCM है, LCM लूँगा तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होकर आपस में कुछ ना कुछ होएगा उसका। तो देखते हैं आगे। तो LCM ले रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा x+1 इंटू 1- i, x+1 इंटू 1- i प्लस, बीच में यहाँ पे प्लस है इसके लिए प्लस y-1 इंटू 1+ i, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1+ i इंटू 1- i, और यहाँ पे इज इक्वल टू i। ये हमारे LCM लिया। अभी न्यूमरेटर में देखिए, ये 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, ये 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, और डिनोमिनेटर में तो आपको अभी तक समझ ही गया होगा कि ये वैनिश हो जाने वाला है, इसका वैल्यू आपको पता है। तो न्यूमरेटर में देखता हूँ मैं, ये 2 नंबर a+b इंटू c+d का c+d टाइप है ना। तो अभी तक हमने बहुत बार सॉल्व किया है। आप देखिए, ये हो जाएगा x इंटू 1 विच इज x, x इंटू -i विच इज -xi, 1 इंटू 1 which is 1, and 1 into -i is -i, प्लस ये एक फैक्टर हो गया हमारा। अभी दूसरा यहाँ पे सेम टू सेम, y इंटू 1 is y, y इंटू +i is +yi, -1 इंटू 1 -1 इंटू -i। और डिनोमिनेटर में जैसे कि आपको पता है ये a+b a-b है, तो ये हो जाएगा 1² माइनस i², और यहाँ पे है इज इक्वल टू i। ठीक है, अब न्यूमरेटर में मैं और कुछ तो नहीं कर सकता, खाली रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेट कर सकता हूँ। तो देखिए, रियल पार्ट सारे के सारे रियल पार्ट में एक ही साथ में ले लेता हूँ, ऐसा नहीं कि इसका और इसका, ऐसा नहीं, वो सारे के सारे रियल पार्ट साथ में ले लेता हूँ। देखिए, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट हमारा क्या है यहाँ पे, इसमें से रियल पार्ट कौन से है, x है और एक +1 है। इसमें से रियल पार्ट क्या है, y है और -1 है, तो +y -1। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट के लिए पहले i बार ले लेता हूँ। इमेजिनरी पार्ट ऐसे लिखते हैं ना, i बार और बाकी के सब फैक्टर्स अंदर। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, -x। देखिए, आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, मैं इमेजिनरी पार्ट बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने सिर्फ -x यहाँ पे लिखा, समझ रहे। यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आप a+b द होल क्यूब, देखिए मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा था, a+ib द होल क्यूब कर रहा था, तब मैं पूरा का पूरा इसको ले रहा था, क्योंकि तब मैं इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट में अलग अलग नहीं खेल रहा था। लेकिन यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग लिख रहा हूँ, इस हिसाब से ये सिर्फ -x मेरा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, उस हिसाब से ये सिर्फ -1 मेरा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे -1 है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या इमेजिनरी पार्ट क्या है फिर, +y, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, अगेन -1। देख रहे, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट और ये दोनों चीज अलग अलग है। ओके, और नीचे हो जाएगा 1² प्लस ये -1 का स्क्वायर, वो भी 1 ही होता है, तो बीच में माइनस, हाँ यहाँ पे i का स्क्वायर -1 होता है, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पे है i, अभी तक हमारा i ही है।
अब देखिए मैं 2 को RHS में लेके जाता हूँ ना, मुझे डिनोमिनेटर से छुटकारा मिल जाएगा। और बस यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ यहाँ पे ये चीज़ें कैंसिल हो रही है, तो मेरा रियल पार्ट सिर्फ बच गया x प्लस वाई, और अब मेरा इमेजिनरी पार्ट बन गया है माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2, और इज इक्वल टू यहाँ पे मिल रहा है 2i। ओके, अब ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा का पूरा, रियल a रियल पार्ट प्लस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू ये साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अभी दोनों को इक्वेट करते हैं, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। मैं देखिए नेचुरली फॉलो हो रहा है पूरा सम, x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 0, और ये सेकेंड इक्वेशन हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है 2। इसको मैं ये साइड ले लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये देखिए ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अभी दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये कैसे हो गया 2 इक्वेशंस इन 2 अननोन्स। तो इसको तो आप नेचुरली सॉल्व कर सकते हैं, जो भी करेंगे इसको ऐड करेंगे वगैरह वगैरह आपका हो जाएगा सॉल्व। इसके आगे तो आप इजीली कर सकते हैं, बस ये कैलकुलेशन था। ये भी आप ऑफ कोर्स कर ही सकते हैं, इसमें कुछ मैंने अलग से कुछ किया नहीं है, खुद का दिमाग भी कुछ नहीं लगाया, बस नेचुरली जैसे सम फॉलो हुआ वैसे ही हम लोग करते गए, ठीक है। अभी हम लोग ये लास्ट सम देख लेते हैं। इसमें भी सेम, यहाँ पे हमको एक इक्वेशन दिया गया है, ये पूरा का पूरा गिवन है हमारा, और हमको चाहिए x प्लस वाई चाहिए। देखिए यहाँ पे x और y का अलग से वैल्यू नहीं चाहिए, तो वो भी तो कर ही सकते हैं ना, x और y का अलग से वैल्यू निकालो और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर x प्लस वाई। देखिए यहाँ पे देखिए अगर ये समय मुझे x प्लस वाई पूछा होता तो मैं ये सब करता ही नहीं, सीधा x प्लस वाई का वैल्यू 0। देख रहे, मुझे x और y की वैल्यू अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे कभी कभी सम आसान हो जाता है, कभी कभी ऐसा नहीं है कि हर बार हो, कभी कभी आपको x और y का वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो x प्लस वाई का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और कभी कभी नेचुरली सम सॉल्व करते करते कहीं बीच में आ जाता है x प्लस वाई, तो उसको इक्वेट करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, आपके थोड़े से स्टेप्स कम हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ गिवन है, उधर ही से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए कर क्या सकते हैं हम लोग, ये इक्वेशन से ये इक्वेशन में सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं। देखिए x का कुछ नहीं कर सकते, 2i का कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे 15i⁻6 है, i⁻6 का मैं पावर रिड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। i⁻6 का मैं पावर रिड्यूस कर सकता हूँ, तो आपको अभी तक सर्कल दिमाग में आ जाना चाहिए कि 4, देखिए इधर 4 आता है, वैल्यू 1, 5 6 मतलब वैल्यू -1। अब सर्कल ही में यहाँ पे इमेजिन करिए सर्कल, ठीक है। ये तो आपको अभी भी बोर्ड पे दिमाग में होना चाहिए सब कुछ, कि अगर 4 यहाँ पे -1 आ रहा है तो 5 और 6 यहाँ पे यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली -1 लिख दूं, हाँ लिख सकते हैं। क्या मैंने याद किया था i⁻6 का वैल्यू -1 होता है? नहीं, मैंने याद नहीं किया था। देखिए मैंने आपके सामने ही उसको सॉल्व किया, लेकिन आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि इसका यही प्रोसीजर से करना है। आपको 2 सेकंड में आंसर मिल जाएगा, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ना उतना, ठीक है। और एग्जाम में अगर कुछ हुआ तो एग्जाम में सिर्फ ऐसे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट मत कीजिए, इधर साइड में रीजन लिख दीजिएगा। देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे 7x का मैं कुछ नहीं कर सकता, i³ का मैं कर सकता हूँ। i³ का क्या होता है? -i होता है। देखिए यहाँ पे i³ होता है और यहाँ पे =1 रहता है, यहाँ पे 0 भी तो रहता है, तो 0 से -1 मतलब i³ भी यही आता है और -i भी यही आता है। तो यहाँ पे मैं -i लिख देता हूँ, और ठीक है -i लिखता हूँ, y + 4। ओके, अब इन दोनों के रीजन लिख दीजिए यहाँ पे ब्रैकेट में कि आपने क्या किया ये स्टेप में। तो i⁻6 इज, रीजन तो आपको लिखना आती है, i⁻4 × i²। i⁻4 का वैल्यू होता है 1, i² का वैल्यू -1, तो i⁻6 का हो गया वैल्यू -1। देखिए ये दूसरा मेथड है, उनको ये मेथड चाहिए, बार बार सर्कल ड्रॉ करके थोड़ी दिखाएंगे आप उनको, ठीक है। और i³ का वैल्यू होता है -i, ये तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, वो टेक्स्ट बुक में गिवन है इसके लिए। ओके, अभी आगे क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे अब
ये साइड में कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए बच नहीं गया है। यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ले सकते हैं, तो वही करते हैं हम लोग x, और यहाँ पे हो जाएगा -15y। ये हो गया हमारा रियल पार्ट प्लस 2i, ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये -i है, सॉरी -1 लिख दिया मैंने, -i है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था, तो ये हो जाएगा 7x एज इट इज, -i को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, नहीं एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है, ये रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हो गया। देखिए बस ये माइनस को मैं इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख रहा हूं। मैंने क्या किया, सिर्फ -1 को अंदर डाला मैंने, मतलब माइनस को अंदर डाला, क्योंकि i को मैं ऐसे ही हमेशा लोन रहने देता हूँ ना, तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मुझे मिल जाएगा। अभी ये देखिए इक्वेशंस कितना आसान हो गया, अभी इक्वेट करके आप तुरंत निकाल सकते हैं कि इससे हमको पता चलता है x - 15y is equal to 7 and -y - 4 is equal to 2। अब इससे आपको क्लियर मालूम पड़ रहा है कि y का वैल्यू क्या है, वो y का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो x का वैल्यू मिल जाएगा, फिर वो दोनों वैल्यू x प्लस वाई में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू आपको आंसर मिल जाएगा। ओके तो अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर में फिलहाल के लिए इतना ही था। मैंने आपको थोड़े सॉल्व एग्जांपल सीखा है, सबके सब अलजेब्रा सीखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो चीज हमारी हो गई। स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा था, फिर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और बहुत सारे सम सॉल्व कीजिए। अब आपके लिए ये प्रैक्टिस है कि ये जो सम सॉल्व किए थे वो सिर्फ मुझे देख के नहीं, आप खुद से भी ट्राई कीजिए, और जो भी टेक्स्ट बुक में जितने भी है, भले सॉल्व एग्जाम्पल्स हो, अनसॉल्व हो, जो भी हो, आप हमेशा कोई भी सम खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कोई बुक रेफर कर रहे हैं तो उसमें भी एक बार सोल्यूशन देख लीजिए और फिर भी खुद से ट्राई कीजिए। अब ऐसा मत कहिए कि मैंने एक बार सोल्यूशन देख रहा है अब तो मुझे आएगा ही, ऐसा नहीं। हमेशा मैथ्स का जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपका कैलकुलेशंस तो स्ट्रांग होने ही वाला है, लेकिन धीरे धीरे आप सम सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और ये क्या है, बेसिक है, बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप पहली बार कॉम्प्लेक्स नंबर सीख रहे हैं, बेसिक्स में आप जितना टाइम देंगे आपको आगे जाके उतना ही अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसलिए आपका बेस जितना स्ट्रांग रहेगा उतना आगे जाके कॉन्सेप्ट आप जल्दी भी ग्रास्प कर पाएंगे और उसको आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। ओके तो आई होप आप सब मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, क्योंकि इससे ही आपकी प्रोग्रेस ही होने वाली है। ओके